एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो रही है हमारे पास प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में। अच्छा, और फोलेट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? जेजुनम। जेजुनम। जोजिनम में, ठीक है। और B12 की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? टर्मिनल टर्मिनल आइलियम। इलियम। टर्मिनल इलियम। टर्मिनल आइलियम। तो इसका निमोनिक हमने क्या याद किया हुआ है? आयरन फिस्ट ब्रो। आयरन आयरन फिश से ब्रो। ड्यूडेनम में, फिस्ट फोलेट हुआ हमारे पास ड्यूडेनम में, और ब्रो से B12 कहाँ पे हुआ हमारे पास? टर्मिनल आइलियम में। अब ये ड्यूडेनम से आयरन जो है वो कहाँ जाएगी? मैम आयरन अगर फेरिक फॉर्म है वो पहले मतलब फेरस फॉर्म में आके एब्जॉर्ब होगी और फिर ब्लड में एज अ ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होके मैम वो ट्रांसफर करेगी। अगर ज्यादा होता है तो फेरिटीन की एब्जॉर्ब फॉर्म में स्टोर फॉर्म हो कौन जाता सी है? रेड के लिए एब्जॉर्ब फॉर्म कौन सी है? फेरस फॉर्म है है। या फेरिक? फेरस F2 वाली। 2 वाली, ठीक है। एस वाली हमारे वाली फॉर्म, मतलब एनिमल सोर्स वाली। इंसान ह्यूमन बीइंग क्या है हमारे पास? एनिमल है, ठीक है। तो एनिमल सोर्स वाली जो होगी फेरस फॉर्म, वो रेडियली एब्जॉर्ब होगी। और जो फेरिक फॉर्म है वो उसका सोर्स कौन सा है? प्लांट। प्लांट्स। प्लांट है, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? फेरस है कि फेरिक है? फेरिक। फेरिटी फेरिक फेरिटिन फेरिक फॉर्म। फेरिटिन फेरिक होती फॉर्म है है, स्टोर। ये टिन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टिन, छोटे छोटे डिब्बे इन द फॉर्म ऑफ टिन ये स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि HCl का काम क्या है? आयरन के साथ HCl ने क्या करना होता है? फेरिक को फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट करना। फेरिक, वेरी गुड। फेरिक को फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कल एनीमियास कवर किए थे। अभी देखो हमारे पास है नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया इन विच डीएनए सिंथेसिस इज नॉर्मल। डीएनए सिंथेसिस इसमें नॉर्मल है, लेकिन है क्या? ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है। अच्छा, इसके काजेस क्या क्या होते हैं नॉन मेगैलोब्लास्टिक के? इसमें जो क्रोनिक अल्कोहल यूजर है, ठीक है, या फिर कोई लिवर डिजीज है, तो उसमें क्या होगा? नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब इसमें हमें आरबीसी क्या मिलेंगे? आरबीसी में मैक्रोसाइटोसिस हुई हुई होगी, लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नहीं मिलेंगे। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल किस में मिल रहे थे हमें? B12 और बी फोलिक ट्वेल्व एसिड। डेफिशिएंसी। ठीक है, और मुझे ये बताओ न्यूरोलॉजिकल साइन किस में आ रहे थे? B12। B12। B12 ठीक है। और दो चीजें और इंक्रीज करी थी। होमोसिस्टीन और मिथाइल। कौन को है? B12 में मिथाइल ठीक है। मेलानिस। और फोलिक B12 में क्या फोलिक होता एसिड डिफिशिएंसी में होमोसिस्टीन रेज होता है और जो का B12 है उसमें वो दोनों रेज होता है। है? अच्छा, और मुझे बताओ ये हार्ट निमोनिक किसका है? कौन से सेल होते हैं? टारगेट सेल्स। टारगेट सेल, ठीक है। और हार्ट निमोनिक को रिवाइज करो। HP सी डिजीज है, ए स्प्लीनिया है, लिवर डिजीज है और थैलेसीमिया है। ठीक है। अच्छा देखो, अब डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, इसमें क्या होता है? ये कंजेनिटल फॉर्म ऑफ प्योर रेड सेल एप्लेजिया है, रेड सेल का एप्लेजिया, ठीक है। जो, अच्छा, इसे आप देखते हो VS फेनकोनी एनीमिया, जिसमें क्या होता है? विच का पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? All cell lines will be affected. सारी ब्लड सारी सेल सेल कम हो Yes, जाती all है। three image of the बोन मैरो bone की marrow. फाइब्रोसिस हो जाती है। वेरी गुड। सारे जो है ना हमारे पास सेल लाइन, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारे पास रैपिड ऑनसेट एनीमिया होता है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, और ड्यू टू किसकी वजह से? इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन एरेथ्राइड प्रोजेनेटर सेल। अब जो एरेथ्राइड प्रोजेनेटर सेल है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना था? erythrocytes।
हाँ, एरेथ्राइड प्रोजेनेटर सेल में हमारे पास एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट या आरबीसी था, ठीक है। अब ये जो ब्लैक फिन एनीमिया है, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, प्योर रेड सेल एप्लेसिया, मतलब रेड सेल ही नहीं है, ठीक है, प्योर रेड सेल एप्लेसिया। अब इसमें होता क्या है, फाइंडिंग्स में आपको फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुई हुई मिलती है, ठीक है। अच्छा, बच्चों में क्या होगा, एक तो वो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होंगे, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज होंगी उनके अंदर, और अपर एक्सट्रीमिटी की डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में मैंने एक जगह पे पढ़ा है, अपर एक्सट्रीमिटी की डिफॉर्मेशन के साथ विद द शॉर्ट स्ट्रेचर। तो आपको ये याद रखना है, डायमंड ब्लैकफिन एनीमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी जो है ना, प्योर आरबीसी वो नहीं बनते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया दो तरह के हैं, एक नॉन हीमोलिटिक है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, हीमोलिटिक है। अब जो हीमोलिटिक है उसे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बेसिस पे, और लोकेशन ऑफ हिमोलिसिस, जैसे हिमोलिसिस हो सकता है कि इंट्रावेस्कुलर हो हिमोलिसिस, या हो सकता है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो, ठीक है। हिमोलिसिस कैन लीड टू इंक्रीज इन, अब हिमोलिसिस की वजह से क्या क्या होगा, या तो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा एलडीएच का लेवल, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो सकते हैं, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगी, या फिर पिगमेंटेड गालस्टोन मिलेंगे, और यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन हमें मिलेगा। ये सारा क्या है, हिमोलिसिस की निशानियां है, ठीक है। अगर हिमोलिसिस हमारी बॉडी में हो रही है तो क्या क्या रेज मिलेगा, एलडीएच का लेवल, रेटिकुलोसाइट काउंट, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, पिगमेंटेड गालस्टोन मिलेंगे, और यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, रेड सेल है, रेड सेल कहाँ पे है, स्प्लीन में, ये स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस उन्होंने इनगल्फ किया हुआ है रेड सेल्स को। हाय हाय। देखो, ये रहे हमारे पास रेड सेल, रेड सेल को किसने इनगल्फ किया हुआ है, स्प्लैनिक मैक्रोफेजेस ने, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बन रही है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ जाएगी, हमारे लीवर के अंदर, वहां पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रही है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन रही है। अब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आके क्या करेगी, यूरोबिलिनोजन बनाएगी। अब ये यूरोबिलिनोजन जब हमारे स्टूल्स में आएगा तो कैसे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। अच्छा, अब अगर ये एक्स्ट्रा हिपैटिक सर्कुलेशन में जाती है तो उससे क्या जाएगा, किडनी के अंदर, किडनी में ये एज अ यूरोबिलिनोजन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास ब्लड वेसल है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है ना वो हेप्टोग्लोबिन के डाइमर के साथ बाइंड करती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग फॉर्म में है, अगर तो हेप्टोग्लोबिन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, मतलब हेप्टोग्लोबिन कम है और हीमोग्लोबिन हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, हमारी किडनी से हीमोग्लोबिन यूरिया होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस से का हमें कैसे पता चलेगा कि हो रही है, सबसे पहले इसकी फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स में क्या आ रहा है हमारे पास, हिपैटोग्लोबिन, हिपैटोग्लोबिन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ हिपैटोग्लोबिन कहाँ से आती है, लिवर से। मैम ये फ्री एचपी बाइंड करती है, लिवर से तो आती है, और ये जो एच आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है तो एच बी रिलीज होता है। वही एच बी को हेप्टोग्लोबिन जो है वो पकड़ लेता है, और जो फ्री हम्म, हेप्टोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। हाँ। अब क्या होगा हमारे पास, हेप्टोग्लोबिन जो फ्री फॉर्म में था वो कम हो गया। मैंने ये पूछा था कि ये आता कहाँ से है, तो आपने बताया कि लीवर से आता है, ठीक है। अच्छा, लीवर से आया और ये क्या है, कम हो गया। अच्छा, इंक्रीज शिस्टोसाइट्स ऑन ब्लड स्मेयर, शिस्टोसाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे इन ब्लड स्मेयर, और करेक्टरिस्टिक हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब हीमोग्लोबिन किस में आना शुरू हो जाएगी, आपकी यूरिन के अंदर, हीमोसिट्रिन यूरिया और यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन। ये सारे किसके फीचर है, इंट्रिंसिक या इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, माइक्रो एंजियोपेनिक हेमोलिटिक एनीमियाज, इन सब में क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या हो रहा है हमारे पास, जो मैक्रोफेजेस हैं इन द स्प्लीन वो क्लियर कर देते हैं आरबीसीज को,
स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने क्या करना है, आरपीसीज को क्लियर कर देना है। फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा हमें, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, स्फीरोसाइट्स इन द पेरिफेरल स्मेयर मिलेंगे, ठीक है। और ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी ये होता है और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर भी होता है। और आपको जो फाइंडिंग्स मिलेगी उसमें किसी किस्म का हीमोग्लोबिन यूरिया भी नहीं होगा और हीमोसिड्रिन यूरिया भी नहीं होगा, लेकिन ये प्रेजेंट कर सकता है किसके साथ, यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन। अब स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन की बात करें तो वो आपने सिर्फ लिखना है क्या, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। लेकिन अगर तीनों चीजें मिले, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रिन यूरिया और यूरोबिलिनोजन, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होगी। अच्छा नेक्स्ट देखो, नॉन हिमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ये क्या होता है। सबसे पहले एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस हैं उसमें क्या होता है, डिजीज में क्या हो रहा होता है, मेनली इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होती है, इंटरल्यूकिन 6 की वजह से। फीवर किसकी वजह से होता है, इंटरल्यूकिन 1, और सूडोमोनास अगर हो तो उसमें क्या होगा, टीएनएफ, ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर TNF। हाँ टीएनएफ, ठीक है। अच्छा देखो, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा हेप्सिडिन, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द लिवर। देखो यहाँ पे भी इन्होंने शो कर दिया कि हेप्सिडिन कहाँ से मिलता है, लिवर से मिलता है। वो बाइंड करता है फेरोप्रोटीन ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, दस इनहिबिटिंग द आयरन ट्रांसपोर्ट। जब ये उनके साथ बाइंड कर लेगी, हेप्सिडिन फेरोप्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, आयरन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। डिक्रीज रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द मैक्रोफेजेस एंड डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। अब क्योंकि इसने पकड़ा हुआ है, हेप्सिडिन ने आयरन को पकड़ा हुआ है मैक्रोफेजेस के साथ, मैक्रोफेजेस हेप्सिडिन और आयरन इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनका रिलीज जो है ना, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही थी, ड्यूडेनम, ठीक है। अब ये जो प्रॉक्सिमल आयरन ड्यूडेनम। है, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। अब आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, अब आयरन जब एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। कि कौन सा एनीमिया, क्रोनिक डिजीज का एनीमिया। अच्छा यहाँ पे क्या है, उन्होंने कुछ डिजीजेस बताई हुई हैं, जैसे नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे SLE और रूमेटाइड आर्थराइटिस, इन सब में ये होता है। अच्छा इसकी फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, अब जाहिर सी बात है आयरन तो बॉडी में मौजूद है, ये नहीं कि आयरन मौजूद नहीं है, आयरन मौजूद है, लेकिन उसे पकड़ा हुआ है हेप्सिडिन और मैक्रोफेजेस ने, ठीक है। तो टिन, इन द फॉर्म ऑफ टिन जो आयरन है वो तो ज्यादा है, इंक्रीज फेरिटिन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बाइंडिंग फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई और साथ में आयरन भी कम मिलेगा हमें। अच्छा, नॉर्मोसिटिक बट कैन बी माइक्रोसिटिक, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, ट्रीटमेंट में आपने कॉज को ट्रीट करना है। कास को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, SLE को ट्रीट कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं इनकी मतलब ट्रीटमेंट उसके, चलती रहती है। अच्छा अच्छा, नियोप्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती रहती है। CKD के पेशेंट कभी आपने ठीक होते हुए देखे हैं, कोई नहीं होते। अच्छा इसमें क्या करना है आपने, अंडरलाइनिंग काज ऑफ इन्फ्लेमेशन को आप कम कर सकते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसीडर्ड एरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट सच एज EPO, ठीक है, इन जैसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज में दे रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो हिमेटोपोइटिक सेल थे, जिससे क्या बन रहा था हमारे पास, आरबीसीज बन रहे थे, उनकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा काजेस क्या है इसमें, काजेस का निमोनिक दिया हुआ है, रिड्यूसिंग वॉल्यूम फ्रॉम इनसाइड डायफेसिस। आर से क्या होगा, रेडिएशन। मोस्ट कॉमन काज ए प्लास्टिक एनीमिया की क्या है, हमारे पास रेडिएशन है। इसके अलावा वायरल एजेंट है, वायरल एजेंट कौन से हैं, एप्स्टेन बार वायरस, HIV और हेपेटाइटिस वायरस। अब मुझे जल्दी से एप्स्टेन बार वायरस के जो वो थे डिजीजेस थी कि क्या क्या काज कर रहा है वो बताओ। इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस, हम्म, बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, बल्कि बर्केट बल्कि लिम्फोमा, फिजिकल कार्सिनोमा है कि और फिजिकल कार्सिनोमा दोनों में से एक है। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एप्स्टेन बार वायरस को एसोसिएट कर रहा होता है, जी
किसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है? चलो आगे देखो, फेनकोनी एनीमिया। फेनकोनी एनीमिया में क्या होता है हमारे पास, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डीएनए रिपेयर डिफेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बोन मैरो फेलियर होना शुरू हो जाता है। अब फेनकोनी एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डीएनए रिपेयर डिफेक्ट और बोन मैरो फेलियर। नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसाइटोसिस ऑन द सीबीसी आपको मिलेगा, मैक्रोसाइटोसिस विथ नॉर्मोसिटिक। अच्छा, इसकी फाइंडिंग में आपको क्या मिलता है? फाइंडिंग में शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, कैफे ऑलिव स्पॉट मिलते हैं और थंब या रेडियल डिफेक्ट मिलेंगे, साथ में मेलिग्नेंसी हो सकती है, प्री डिस्पोजिंग टू मेलिग्नेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, या तो इडियोपैथिक है या फिर ड्रग इंड्यूस्ड है। जो इडियोपैथिक है वो होते हैं हमारे पास प्राइमरी स्टेम सेल डिफेक्ट फॉलोड बाय एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर ड्रग्स हैं तो ड्रग्स में क्या है हमारे पास, बेंजीडीन है, क्लोरमफेनिकोल है, अल्काइलेटिंग एजेंट है और एंटी मेटाबोलाइट है। ये जो क्लोरमफेनिकोल है और अल्काइलेटिंग एजेंट है, इसका आपके पास सीपीएसपी में आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, फैटी मैरो किस में आता है? फैटी मैरो प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट हमें कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि बन बोन ही मैरो नहीं में रहे डिफेक्ट हैं, है। बन नहीं इसमें रहे बन ही नहीं हैं, रहे। उसका जो स्टेम सेल है उसी में डिफेक्ट है, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज ईपीओ। बन नहीं रहे लेकिन हमारी बॉडी को सिग्नल जा रहे हैं कि भाई हमारे पास आरबीसी कम है, आप और ज्यादा बनाओ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिग्नलिंग जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज ईपीओ। पैनसाइटोपिनिया करेक्टराइज्ड बाय एनीमिया, ल्यूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वीएस उन्होंने बताया हुआ ए प्लास्टिक क्राइसिस, ये क्या होता है हम आगे देखते हैं। नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी बट हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है और ये आया हुआ है आपके क्वेश्चंस पे, हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, सिम्टम में क्या आएगा आपके पास, फिटीग होती है, मलेज होगी, पैलर होगा, पर्परा होगा, म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी, पिटिकियाई और इन्फेक्शन, ये इसके काजेज है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि विड्रॉल करना है ऑफेंडरिंग एजेंट से, इम्यूनोसप्रेसिव रिजीम देनी है और बोन मैरो एलोग्राफ्ट, आरबीसी या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो स्टिमुलेशन जैसे जीएम-सीएसएफ। इसकी ट्रीटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, फाइंडिंग्स क्या होती हैं और साथ में हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेट, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियाज, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस उसमें सबसे पहले आता है। स्फीरोसाइटोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोटीन आज तक हम सिर्फ पढ़ते आए हैं, एसएस स्फीरोसाइटोसिस, एसएस स्पेक्ट्रिक, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है हमारे पास, एनकाइरिन, बैंड 3 और प्रोटीन 4.2, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है, इसमें प्रोटीन का डिफेक्ट आता है जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन बना रही होती है, मेम्ब्रेन या स्केलेटन ऑफ द आरबीसी और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो आरबीसी के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब उसी के अंदर जो प्रोटीन है, कौन कौन सी, एनकाइरिन, बैंड 3, प्रोटीन 4.2 और स्पेक्ट्रिन। मोस्टली जो आपके पास सीपीएसपी में क्वेश्चन आता है वो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के साथ आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्मॉल राउंड आरबीसी विद नो सेंट्रल पैलर और डिक्रीज हो जाएगा एरिया या डिहाइड्रेशन, इंक्रीज एमसीएचसी और प्री मेच्योर रिमूवल ऑफ द आरबीसीज होती है बाय द स्प्लीन, इसे आप क्या कहते हो, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कहते हो। फाइंडिंग्स में क्या आएगा, क्योंकि वो बार बार जो आपकी स्प्लीन है वो क्या कर रही है, हिमोलिसिस कर रही है उन आरबीसीज की, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। पिगमेंटेड गालस्टोन, अब क्योंकि हिमोलिसिस हो रही है तो गालस्टोन तो आपको मिलेंगे पिगमेंटेड, ठीक है। और साथ में ए प्लास्टिक क्राइसिस, याद रखना ए प्लास्टिक क्राइसिस कौन कराता है, ए प्लास्टिक क्राइसिस में मेनली आपका पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन होता है, ये आपका सीपीएसपी का क्वेश्चन। अच्छा, लैब्स में क्या होगा, डिक्रीज मीन फ्लोरेसेंस ऑफ द आरबीसी इन इओसिनोफिन 5 मेलामाइड बाइंडिंग टेस्ट, ये नहीं आता, इसे बेशक ना याद रखो। जो टेस्ट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, आरबीसी हिमोलिसिस विद द एक्सपोजर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बस इतना याद रखना कि फ्रेजिलिटी टेस्ट किस में कराते हैं, किस में कराते हैं, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस जो पढ़े। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है।
अच्छा, नॉर्मल टू डिक्रीज MCV होगा विद अबंडेंस ऑफ RBC। और आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसमें भी स्प्लीनेक्टमी करनी है। अच्छा, मुझे अब जल्दी से पोस्ट स्प्लीनेक्टमी ऑर्गेनिज्म बताओ कौन कौन से थे। Pneumococcus, Haemophilus Pneumococcus, influenza, Neisseria, and Haemophilus influenzae. हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, उसमें क्या हो रहा है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की मेचुरेशन, सॉरी मेचुरेशन कह रही हूँ, म्यूटेशन, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थे उनकी म्यूटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट मीडिएट इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस स्पेशली एट नाइट। ठीक है, अब इसकी जो ये एक्वायर्ड म्यूटेशन है, ये आप याद रखो या ना रखो, कोई इसका वो नहीं है, CPSP में इसके बारे में नहीं पूछा हुआ। तो ये जो प्रोटीन है वैसे ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है RBC मेम्ब्रेन को फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट, कौन सी, MIRL CD59 प्रोटीन। अच्छा, इसमें ट्राइएड देखो, कूम्स नेगेटिव होगा, कूम्स नेगेटिव क्यों होगा, और कूम्स टेस्ट होता क्या है, उसमें हम लोग ऑटो एंटीबॉडीज देख रहे होते हैं ना, यहाँ पे डिटेक्ट ऑटो करते हैं एंटीबॉडीज स्टार्ट नहीं है जो हाँ, डिस्ट्रॉय ऑटो कर रही है एंटीबॉडी सेल्स देख रहे को। होते हैं। अब जी ये जो हमारा है इसमें क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि क्या आ रहा है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की म्यूटेशन हो रही है, कोई मतलब इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही जिसे हम डिटेक्ट करें और हमारा कूम्स पॉजिटिव है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कूम्स टेस्ट नेगेटिव है। मेनली इंट्रावेस्कुलर पैनसाइटोपिनिया होगा, वीनस थ्रोम्बोसिस होगा, वीनस थ्रोम्बोसिस एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे बर्ड चेरी सिंड्रोम है उसमें होता है। ठीक है, पिंक रेड यूरिन इन द मॉर्निंग आएगा, एसोसिएटेड विद एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ल्यूकीमिया। लैब्स जब आप कराओगे तो आपका CD55-59 नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि यही CD59 जो है RBC की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कराता है फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, अब क्योंकि RBC सही तरह से बने नहीं है, म्यूटेशन हो चुकी है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंक्रीज हो गया है, जिसने हिमोलिसिस स्टार्ट कर दी है प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में। ठीक है, इसी वजह से हमारा ये जो CD59 है वो नेगेटिव आया है। RBC ऑन फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट आपने क्या देना है, ट्रीटमेंट एक्लिजुमाब टारगेट टर्मिनल कंपोनेंट प्रोटीन C5। कॉम्प्लीमेंट अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, G6PD डेफिशिएंसी। G6PD क्या है, एक्स लिंक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मैम जो आपने हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में वो लैब्स में बताया है एक मीन फ्लोरेसेंस वाला, उसको ज़रा काइंडली रिपीट करते हैं, ये जो फ्रेजिलिटी के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो ये मीन डिक्रीज मीन फ्लोरेसेंस ऑफ RBC इन इओसिनोफिन 5 मेलानामाइड बाइंडिंग टेस्ट है। मैंने कहा ये याद ना रखो, कोई इसका मसला नहीं है, ये एक टेस्ट है, इसमें हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, RBC की जो वो है लेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा, लेकिन ये याद करने की नहीं है। फ्लोरेसेंस है मतलब वो फ्लोरेसेंट पिगमेंट शो करती है। मेनली आपने जो याद रखना है वो ये रखना है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ऑफ RBC, जो आपके CPSP में आता है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या है हमारे पास, G6PD डेफिशिएंसी में एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, G6PD डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, डिक्रीज NADPH होगा, उसने क्या करना है, रिड्यूस करना है ग्लूटाथायोन को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी RBC ससेप्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बाकी सारा नहीं भी याद रहता तो इतना याद रखो कि इंक्रीज होती है RBC ससेप्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, ये ड्रग आपकी CPSP में बार बार आई हुई है, सल्फा ड्रग, एंटी मलेरियल, फेवर बीन्स, ये क्या कराती है, हिमोलिसिस काज कराती हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो मुझे ये बताओ G6PD डेफिशिएंसी फीमेल में होगी कि मेल में होगी ज्यादा, मेल में। अब एक फीमेल है मेल में और होगी। एंटी मलेरियल, फीमेल है और एंटी मलेरियल के साथ हिस्ट्री के साथ आपको सिनेरियो में दिया हुआ है, तो फिर आप G6PD को करोगे चूज या फिर मलेरिया को चूज करोगे, मलेरिया को मलेरिया चूज करेंगे। तो ब्लैक वाटर फीवर। मलेरिया को मैम। मलेरिया को चूज करोगे। अगर यही मेल के साथ दिया होता तो फिर आपने किसे चूज करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। G6PD को। ठीक है, बस ये याद रखना। अच्छा, इसमें फाइंडिंग क्या मिलेगी आपको, बैक पेन मिलेगी, हीमोग्लोबिन यूरिया a few days after ऑक्सीडेंट स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, लैब में क्या मिलेगा आपको, G6PD एक्टिविटी
फाल्सली नॉर्मल, या फिर एक्यूट ड्यूरिंग एक्यूट हिमोलिसिस जो है ना फाल्सली नॉर्मल मिलेगी और डिक्रीज G6PD की एक्टिविटी होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्लड स्मीयर शो। ब्लड स्मीयर में क्या मिलेगा, हेंस बॉडी या फिर बाइट सेल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ये जो है ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज का डिफेक्ट आता है जिसमें डिक्रीज हो जाएगा एटीपी, और जो आरबीसी हैं वो आपके रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ 2,3 बीपीजी। अब 2,3 बीपीजी जब जब भी इंक्रीज होता है तो याद रखना आपकी हीमोग्लोबिन की अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब भी 2,3 बीपीजी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन अफिनिटी। ये वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट है ना, उसमें भी दिया हुआ है आपका 2,3 बीपीजी का लेवल। अच्छा हीमोलिटिक एनीमिया इन द न्यूबॉर्न जो है उनमें ये मिलेगा, और लैब्स में क्या मिलेगा आपको, ब्लड स्मेयर शो कराएगा बर्सन। अजान हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन। मेरे लिए भी बच्चों दुआ किया करो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, हमने अभी ऊपर पर्वो वायरस पढ़ा, जो पर्वो वायरस है ये क्या काज कर रहा होता है? और क्राइसिस का करता है जी सिकल सेल एनीमिया उसमें भी ये पार्वो B19 जो है सेल क्राइसिस वो क्राइसिस काज करता है, ये ठीक है, प्लास्टिक और क्राइसिस। इसके अलावा क्या काज करता है? स्लैप चिक सिंड्रोम वो सुना है? स्लिप चीक फिफ्थ डिजीज। हाँ, और ये क्या है हमारे पास, डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है? आरएनए वायरस है। सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस है। ठीक है चलो आगे। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या आता है हमारे पास, पॉइंट म्यूटेशन। याद रखना हमेशा पॉइंट म्यूटेशन होती है इसमें बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर, और इसमें क्या होता है, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। और लास्ट टाइम जो मेरा पेपर था उसका ये क्वेश्चन है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाती है, वेलिन आ जाती है। उसमें वेलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड भी था, ग्लूटामिक एसिड फॉर वेलिन भी था। तो गौर से पढ़ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाती है। कहाँ पे म्यूटेशन होती है, बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। काजेस क्या है इसमें, एक्स्ट्रावेस्कुलर या फिर ये काज क्या करेगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर या फिर इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस काज करती है।
अच्छा, पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? लो ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड, या फिर एसिडोसिस प्रेसिपिटेटिंग सिकलिंग। ठीक है, एसिडोसिस की वजह से क्या होगा? सिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वेजो ऑक्लूसिव डिसऑर्डर, ये जो हमारी सीपीएसपी में बार बार क्वेश्चन आता है वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस का, वो हम आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं। न्यू बॉर्न जो होता है वो इनिशियली एसिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे पास HbF होती है। तो 6 मंथ तक हमें डायग्नोस नहीं होगा कि उसमें सिकल सेल ट्राइट या सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है। अच्छा, हीट्रोजाइगोट जो है वो उसमें क्या है? सिकल सेल ट्राइएट मिलते हैं, जो कि रेजिस्टेंट है टू द मलेरिया। अब मुझे बताओ, ये हेट्रोजाइट जो है वो रेजिस्टेंट क्यों है टू द मलेरिया? मलेरिया का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। मलेरिया जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसे पूरे मतलब आरबीसी के इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आरबीसी सही तरह से बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसे वो पूरा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, इसकी जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या होता है कि जो सिकल सेल वाले लोग हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मलेरिया की लीवर के अंदर फॉर्म है वो कौन सी है? मलेरिया के जो स्पोर्स हैं उनकी लीवर में कौन सी फॉर्म है? मीरोजॉइड। हिप्नोजॉइड। मीरोजाइट। ठीक है। अच्छा, मीरोजॉइट को आपने कैसे याद रखना है कि वो लीवर के अंदर है? तो लीवर क्या है? जिगर है, तो मेरा जिगर, मेरे जिगर से याद रखना है मीरोजॉइट, मेरा जिगर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी डोरमेंट फॉर्म है वो कौन सी होती है? डोरमेंट साइड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो हमारा इमोजी होता है ऐसे वाला, और उसके ऊपर ऐसे जी 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 बना होता है, याद आ रहा है? ऐसे बंद बंद सा बना होता है ना, ऐसे जी जी लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब है? कि हम स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं। स्लीपिंग मोड मतलब डोरमेंट फेज, तो उससे याद रखो हिप्नोजॉइट। डोरमेंट फेज आफ्टर मलेरिया कौन सी है? हिप्नोजॉइट है। ठीक है। अच्छा, मलेरिया इंटर इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट। स्पोरोजाइट। किसी को अगर बीमार करना है आपने, तो उसे उसके ऊपर क्या करना है? स्पोर छिड़कने हैं। ठीक है। मलेरिया इंटर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। हमारे जिगर में, मेरे जिगर के टुकड़े, उससे मीरोजाइट आपने याद रखना है, और जो डोरमेंट डोरमेंट फेज होगी वो क्या होगी? हिप्नोजाइट होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्वाड्रिटेरियन मलेरिया जो है वो कौन काज करता है? फॉल्सिपेरम मलेरी। क्वाड्रिटेरियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोवेलसाई इज ग्रेटर देन फाल्सिपेरम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, किडनी पे प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या करेगा? कोई फर्क आएगा किडनी के ऊपर प्लाज्मोडियम मलेरिया का? एक्यूट किडनी इंजरी पढ़ होती लिया है, ना? जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन यूरिया होता है और ब्लैक वाटर फीवर जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर, चलो वो ठीक है। ये और क्या काज करेगा? नेफ्रिटिक सिंड्रोम काज करेगा या नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करेगा? नेफ्रिटिक। नेफ्रोटिक, नेफ्रोटिक। यूं याद रखो कि मलेरिया हमें नखरे दिखाता है, तो नखरे से नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है वो काज करेगा, और उसमें भी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। अच्छा, जो हिप्नोजाइट स्टेज में होते हैं वो कौन सी दो फॉर्म है मलेरिया की जो हिप्नोजाइट स्टेज में होती हैं? वाइवेक्स और ओवेल। इसे कैसे याद रखना है? वाओ, आप सो रहे हो? तो वाओ से क्या याद रखना है? वी से वाइवेक्स और ओ से ओवेल। वाइवेक्स और ओवेल जो है वो हिप्नोजाइट स्टेज में है। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि हिप्नोजाइट को किल करने के लिए हम क्या देते हैं? प्रिमाक्विन देते हैं। वेरी गुड। प्रीमाक्विन ने क्या करना है? हिप्नोजाइट को किल कर देना है। अच्छा, और शॉर्टेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज कौन सी होती है? फेल्सीफेरम। फाल्सीपेरम। इसे कैसे याद रखना है कि शादी की खुशी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, तो उसी से फाल्स
थोड़ी खुशी, गलत खुशी, फाल्सीपेरम, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट प्री एरिथ्रोसिटिक फेज कौन सी होती है? मैम ये सच में इस तरह होता है कि शादी की खुशी थोड़ी देर के लिए? डॉक्टर अरुज, ये टाइप ऑफ मलेरिया जो हिप्नोसाइड फॉर्म में होता है वो बताएं जरा। 5x और वाइवेक्स और ओवेल, ओवेल और वाइवेक्स। वाओ लिखो, वाओ से याद रखो। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्पीशीज जो जिनका रिलैप्स होता है वो कौन सी है? वो भी यही सोई हुई कौम है, इन्हीं का रिलैप्स होता है, जब जागते हैं तो फिर रिलैप्स करते हैं, वाइवेक्स और ओवेल। अच्छा, मोस्ट कॉमन नॉन फाल्सीपेरम मलेरिया कौन सा है? वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन फाल्सीपेरम मलेरिया कौन सी है? क्लोरोक्वीन। Malignant Tertian malaria is caused by हाँ, फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और जो बिनाइन टर्शियन मलेरिया है वो कौन काज करेगा? ओवेल एंड वाइवेक्स। वेरी गुड, ओवेल, ओवेल एंड वाइवेक्स। और क्वार्टन मलेरिया कौन काज करता है? मलेरिया और उससे पहले एक और भी आता है मैम जो आज आपने is बताया। greater than Indonesia 9. more than ठीक है, जो क्वार्टन मलेरिया है इसे आपने याद रखना है MQM से। M से मलेरी, QM से क्वार्टन मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो काज करता है क्वार्टन मलेरिया। और कितने आवर्स का होता है? 72 आवर्स का। एनीमिया इन मलेरिया कौन सा होगा? मलेरिया होगी। नॉर्मोसिटिक हाँ, एनीमिया होगा। normocytic. वेरी गुड, अच्छा, एनीमिया का नॉर्मोसिटिक बात करें। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। यहाँ पे आपके मलेरिया के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मैम जो आपने बताया था सिकल सेल आर, लॉन्गेस्ट फेज वो कौन सा था? शॉर्ट वाला जो है वो फाल्सीपेरम है और लॉन्गेस्ट फेज किसका होता है? मलेरिया। लॉन्गेस्ट को आपने याद रखना है लंबी माला से मलेरिया, लंबी माला। मैम इसमें एक प्री है और एक प्रो, इस तरह कुछ है? हाँ, जो है शॉर्टेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज और दूसरा है लॉन्गेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज। प्रो नहीं है, सिर्फ प्री है। मैम लॉन्गेस्ट प्रो नहीं है, लॉन्गेस्ट प्रो रेट्रोसिटिक के प्री, वो भी प्री है लॉन्गेस्ट को। यार प्री लिखा हुआ है, प्री ही है, प्री एरेथ्रोसिटिक फेज है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सिकल सेल आर क्रीसेंट शेप, द्रांति की तरह होते हैं, ठीक है। और इसमें क्रियू कट, स्कल के ऊपर क्रियू कट अपीयरेंस। क्रियू कट हमने पहले भी पढ़ा है, किसमें? थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया में। अब यहाँ पे वो जो आपका हार्ट न्यूमोनिक है वो भी अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सरे ड्यू टू मैरो एक्सपेंशन ऑफ द इंक्रीज एरेथ्रोपोइसिस आल्सो सीन इज इन थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुई है, सीपीएसबी ने बहुत रिपीट किया। ए प्लास्टिक क्राइसिस, ए प्लास्टिक में क्या होगा? ट्रांसिएंट अरेस्ट ऑफ एरेथ्रोपोइसिस, किसकी वजह से? ड्यू टू पार्वोवायरस B19। अब पार्वोवायरस B19 को एक जगह पे लिख लो। ए प्लास्टिक क्राइसिस भी काज करता है जिसमें क्या है? एरेथ्रोपोइसिस को अरेस्ट करेगा ड्यू टू पार्वोवायरस B19। अच्छा, ऑटोस्प्लीनेक्टमी, ऑटोस्प्लीनेक्टमी में क्या होगा? हॉल जॉली बॉडीज बनेगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आता है? सैल्मोनेला, ओस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लैनिक इंफार्क्ट या फिर सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, ये हो सकती हैं। और पेनफुल वेजो अक्लूसिव क्राइसिस, ये इसका सिनेरियो बार बार आया हुआ है आपका। इसमें क्या होता है? डेक्टेलाइटिस, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट कहते हैं, ठीक है। प्रियापिस एक्यूट चेस्ट
सिंड्रोम होगा जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और न्यू पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं ऑन द एक्सरे, और कॉमन का यही उसकी कॉमन काज ऑफ डेथ है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, एवेस्कुलर नेक्रोसिस मिलेगी और पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके सिनेरियो बहुत आए हुए हैं। अच्छा, सिकलिंग इन रीनल मेडुला, उससे क्या होगा, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, हीमाचूरिया होगा, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये नेक्रोसिस और हीमाचूरिया कहाँ मिलेगा हमें, सिकल सेल ट्राइट में भी मिलता है। अब आपने कराना क्या है उसमें, एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस कराना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज एचबीए मिलेगा, फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई होगी और एचबीएस भी बढ़ी हुई होगी। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आपने हाइड्रोक्सी यूरिया देना है, ठीक है, जो करेगा इंक्रीज एचबीएफ और हाइड्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हमने क्या पढ़ा है, ग्लूटामिक एसिड किस जगह क्या लगता है, वेलिन। वेलिन लगता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एचबीसी डिजीज। एचबीसी डिजीज में सी से याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लगेगा, लाइसिन। लाइसिन के एस को अपने सी से रिप्लेस कर देना है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या मिलेगा, लाइसिन मिलेगा। म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन, वहां पे भी बीटा ग्लोबिन थी, यहाँ पे भी बीटा ग्लोबिन है, ठीक है। ये क्या काज करेगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस काज करता है। इसमें क्रिस्टल, सी से क्रिस्टल याद रखो, हीमोग्लोबिन जो है ना क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द आरबीसी और टारगेट सेल मिलते हैं। बस इतना काफी है इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, अब मुझे बताओ इसमें कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑटोइम्यून में पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है। क्यों नेगेटिव, नेगेटिव मैम, ये कॉम टेस्ट जो है इंट्रावास्कुलर में पॉजिटिव नहीं होता। कूम टेस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो एंटीबॉडीज किस में बनेंगी, इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रावेस्कुलर को छोड़ो, वैसे बताओ एंटीबॉडीज कौन सी डिजीजेस में बनती हैं, जो हमारी जो ऑटोइम्यून ऑटो डिजीजेस है इम्यून। उनमें बन रही होती है ना। तो इसमें यस क्या मैम। होगा, हमारे पास कूम टेस्ट पॉजिटिव होगा, बस इतनी सी बात थी। अच्छा देखो, वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है और दूसरा कोल्ड ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया होता है। जो वार्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्राइमरली, अच्छा मैम मुझे ये ये ऑटो बताओ इम्यून है। कि हाँ ऑटोइम्यून है, एचबीसी। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया नहीं पढ़ रहे हम। अच्छा मैम, मैं पीछे एचबीसी का मैं कह रहा हूँ, वो पढ़ रहे थे एकदम नहीं इधर नहीं आ नहीं, गए, वो पता ही तो नहीं चला। मैम फ्लो में अच्छा इतना आगे आ गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर शायद मेरी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, मैं स्लो करती हूँ। एक्चुअली मेरा सेल ऑफ होने वाला है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा तेज कर रही थी। अच्छा खैर, ठीक है। मुझे ये बताओ कि वार्म एंटी अम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है और कोल्ड अम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। वार्म मैम आईजीजी है, कोल्ड वो आईजीएम है। ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। जो वार्म वाली है उसमें क्या होगा, आईजीजी, क्रोनिक एनीमिया इन विच प्राइमरली आईजीजी कास एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है। जैसे आपकी एसएलई है, सीएलएल है। अब मुझे जल्दी से बताओ सीएलएल क्या था, आप बताओ, मैं चार्जर सीएलएल। बंद हो जाता है। हाँ, सीएलएल क्या है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। हाँ इसमें क्या क्या होता है, सेल कितने बनते हैं, अम्मी वाला चार्जर। सेल कितने बनते हैं, ये क्या मतलब? हाँ, सीएलएल में क्या होता है, क्रश लिटिल जो लिम्फोसाइट है मेच्योर ना, तो लिम्फो बाकी क्या, जो मेच्योर लिम्फोसाइड होते हैं उनकी वो मतलब इमेच्योर प्रोलिफरेशन होते होती है। हैं। अच्छा स्मज सेल किस में मिलते हैं, सीएलएल में। इसी में मिलते हैं, इसी में अल्लाह मिलते तौबा, हैं। आप लोगों से बुलवाना पड़ता है, तो यही तो मैं पूछ रही थी, अल्लाह के बंदे। पहले अच्छा बताते मैम। अच्छा, इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, बीटा लैक्टम है, अल्फा मिथाइल डोपा है, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है आपने, वार्म वेदर इज गुड, इसमें क्या होगा, आईजीजी इन्वॉल्व होगा, वैसे आपको याद ही था। अच्छा, उसके बाद है कोल्ड। कोल्ड में आपने खुद ही बताया कि आईजीएम इंक्रीज होती है, तो एक्यूट एनीमिया इन विच आईजीएम complement cause RBC agglutination and extravascular hemolysis on exposure to cold। अब कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेनफुल ब्लू फिंगर एंड टोस होंगे, और ये किस में मिलता है आपको, सीएलएल में मिलता है, माइकोप्लाज्म निमोनिया में, इन्फेक्शन में और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन सब में मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी फाइंडिंग देखो, फाइंडिंग में क्या मिलेगा आपको, स्फीरोसाइट्स,
एग्लूटिनेटेड आरबीसी मिलेंगे ऑन पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है। जो वार्म ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, स्टीराइड देने हैं और रिटोक्सिमाब और स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड है उसमें क्या देंगे, आपने कोल्ड से अवॉइड करना है और रिटोक्सिमाब देना है। अब इसकी ट्रीटमेंट बेशक ना आती हो, लेकिन ये चीजें आपको पता हो कि वार्म में क्या बढ़ रहा है और कोल्ड में क्या बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग इंड्यूस हिमोलिटिक एनीमिया। ड्रग इंड्यूस, वो अपना नाम ही खुद बता रहा है कि ड्रग की वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी या फिर ऑक्सीडेंट इंजरी, कैसे, वाया फ्री रेडिकल डैमेज में एक्सिबरेट इन G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा, इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे एंटीबायोटिक हमारे पास पेनिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, एनसिड है, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी वगैरह। अब इसकी फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, स्फीरोसाइट सजेस्ट इम्यून हिमोलिसिस, बाइट सेल सजेस्ट, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो अगर तो होंगे स्फीरोसाइट्स तो वो क्या बताएंगे कि इम्यून हिमोलिसिस हुई है, ठीक है। लेकिन अगर होंगे बाइट सेल तो वो क्या बताएंगे कि ऑक्सीडेटिव हिमोलिसिस हुई है, ठीक है। कैन काज बोथ एक्स्ट्रा और इंट्रा, दोनों इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस दोनों काज करता है। बस इतना याद रखना, स्फीरोसाइटोसिस में इम्यून हिमोलिसिस हुई है और बाइट सेल जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि क्या है, ऑक्सीडेटिव हिमोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव। अच्छा, नेक्स्ट देखो, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, उसमें क्या हो रहा होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक, वो खुद ही बता रहा है क्या होगा कि आरबीसी जब हमारी नैरो वेसल से गुजरेंगी तो वहां पे उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उनका साइज बड़ा होता है, जो वेसल्स हैं वो नैरो हुई हुई हैं, तो काज क्या काज करेगा, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस काज करेगा। अब ये हमें मिलता कहाँ है, डीआईसी में मिलेगा, टीटीपी में मिलेगा, हस में मिलेगा, एसएलई में, हेल्प में। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन सा लिम्फोमा था जिसमें हमें डीआईसी मिल रहा था, एएमएल, एएल, सॉरी ल्यूकीमिया, एएमएल था, एएलएल एक्यूट था, सीएमएल था, सीएलएल था। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक लीकेमिया होता है, उसमें हमें डीआईसी मिल रहा था। अच्छा, एएमएल की ही और टाइप थी, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक लीकेमिया। हाँ, वेरी गुड, बस इन्फिनी मैं टाइप ये उसका एएमएल है। का ही पूछना चाह रही थी, ठीक है। एएमएल में मेनली आ रहा होता है आपका डीआईसी। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी। अच्छा, आपको फाइंडिंग में क्या मिलता है, शिस्टोसाइट्स या फिर हेलमिट सेल मिलते हैं ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर ड्यू टू मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। उसमें क्या होता है, खास तौर पे जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल लगे होते हैं एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, वो क्या काज करते हैं, काज हिमोलिटिक एनीमिया सेकेंडरी टू मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। और इसमें आपको शिस्ट्रोसाइट मिलेंगे, ये नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आगे चलो। हिमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को, जैसे हमारे मलेरिया और बेबीसिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोपीनिया। अब मुझे जल्दी से बताओ, जो कुशिंग है और ग्लूकोकार्टिकाइड है, इसमें ना क्या क्या हो रहा होता है सेल्स को, हाँ, कुशिंग में जो है ना मैम, न्यूट्रोफिल डिक्रीज होते हैं, यूसिनोफिल इंक्रीज होते हैं कुशिंग में। इजोफिल और लिम्फोसाइट दोनों इंक्रीज होते हैं, न्यूट्रोफिल कम होता है। और जो एल्डोस्टेरोनिज्म वाला है उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होता है, बाकी इजोनोफिल और लिम्फोसाइट ये कम होते हैं। अच्छा बच्चों, आप 2 मिनट सब्र करो, मैं चार्जर लगा लूं। अच्छा, माइक ऑफ करते हैं करनी। न्यूट्रोपीनिया में क्या हो रहा है हमारे पास, काजिज में या तो सेप्सिस होगा या पोस्ट इन्फेक्शन या फिर ड्रग, कौन कौन सी ड्रग, जैसे कीमोथेरेपी की ड्रग है, ठीक है, एप्लेजिया, एनीमिया, एसएलई, रेडिएशन या फिर कॉन्जेनिटल काज हो सकती है। अब ये चीज आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट कब हो रहा है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कब कहेंगे, और स्वेयर इन्फेक्शियस
एटिपिकल, उसमें काउंट कितनी आ रही है? स्वेयर इन्फेक्शियस में लेस देन 500 आएगी और एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कितनी होती है? लेस देन 1500 होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया कब कहेंगे हम? एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट लेस देन 1500 होगी इसमें, ठीक है। और काज क्या है? HIV, डायजोर्ज। अब जल्दी से डायजोर्ज सिंड्रोम बताओ क्या होता है? इसमें क्रीसेंट वाला वो है, मतलब क्रेटिनिन ने, और कार्डिक एबनॉर्मेलिटी होती है, फेशियल एबनॉर्मेलिटी, एंड देन थाइमिक हाइपोप्लेसिया और हाइपोकैल्सीमिया। और 20q11 पर जो होता है वो 20q11 मतलब 22 शॉर्ट, 22 पे इसकी डिलीशन होती है। हाँ उसकी ठीक है। शॉर्ट आर्म पे। अच्छा, शॉर्ट आर्म पे। अच्छा, ये चीजें ना आपको आती हैं, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, तो जहां पे जो वर्ड है उसे रिवाइज कर लो। SCID है हमारे पास, और SLE है, ग्लूकोकार्टिकाइड है, रेडिएशन है, सेप्सिस है और पोस्ट ऑपरेटिव, ये काजेज हैं लिम्फोपीनिया के। अब मुझे जल्दी से बताओ, इंटेरिक फीवर में क्या हो रहा होता है? साल्मोनेला टोटल टाइफाइड की वजह से। ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो कम होता है मैम, प्लेटलेट भी कम होते हैं उसमें। हाँ, बस मैं ये इनकी ल्यूकोसाइट काउंट का पूछ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इओसिनोपिनिया। इओसिनोपिनिया में क्या होगा? एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट लेस देन 30, ठीक है। और ये किस में होता है? हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम में और ग्लूकोकार्टिकाइड। अब यहाँ पे अहम बात जो है वो ये है कि जो ग्लूकोकार्टिकाइड है, इन्होंने क्या काज करना है? न्यूट्रोफिलिया। डिस्पाइट न्यूट्रोफिलिया काज करते हैं, हालांकि क्या हो रहा है? इओसिनोपिनिया और लिम्फोपीनिया, ठीक है। ग्लूकोकार्टिकाइड डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एडहेशन मॉलिक्यूल, impairing migration out of the vascular site of the inflammation, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोकार्टिकाइड जो क्वैक्स होते हैं वो लगा रहे होते हैं ना, डेक्सा वगैरह लगा रहे होते हैं, क्यों लगा रहे होते हैं? ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, फीवर कम हो और इमीडिएटली जो पेशेंट होता है उसे रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास हीम सिंथेसिस, पोरफायरिन और लेड पॉइजनिंग। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीम हमने पढ़ी कहाँ थी, फिर ही हम आगे उसकी एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जल्दी से रिवाइज करो। हीमोग्लोबिन में कौन सी दो चीजें पढ़ी थी हमने? हीम एंड ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। हीम में क्या था? आयरन और पोरफायरिन। आयरन और पोरफायरिन। और ग्लोबिन में? तो ग्लोबिन चेन्स थी, हाँ, अल्फा दो एंड अल्फा बीटा। और दो बीटा। दो जो बीटा। ग्लोबिन चेन है वो थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? दी पोरफायरियास आर हेरिडिटरी या फिर एक्वायर्ड, ठीक है। या तो हेरिडिटरी होंगे या एक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस दैट लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ, क्या होगा? हीम प्रिकर्सर। ऊपर भी कल जो है ना, मैंने आपको फीरोचेलेटेज और एला डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रेटेज बताया था जब हमने लेड पॉइजनिंग की थी, याद है वो हीम वाली जो डायग्राम मैंने दिखाई थी। अभी फिर ये नीचे बनी हुई है हमारे पास हीम सिंथेसिस पाथवे पूरा। अब जहां जहां इसकी इनहिबिशन होती जाएगी वहां वहां क्या होगा? वो सबस्ट्रेट जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसके नाम के साथ हम डिजीज को रिलेट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास एला सिंथेस, यहाँ पे है फीरोचेलेटेज, इधर है एला डिहाइड्रेटेज, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? पोरफायरोबिलिनोजन डी अमाइनेज। अब ये वो पॉइंट है जहां पे ये इंजाइम नहीं होंगे और फिर इनके पीछे वाले की। अब फर्स्ट करो, पोरफायरोबिलिनोजन डी अमाइनेज जो है इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमारी बॉडी में क्या बनेगा? ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, पोरफायरोबिलिनोजन, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एला डिहाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी हो गई है, तो क्या होगा हमारे पास? अमाइनो लिवोनिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। बस हमने अब यहाँ पे ये चीजें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में क्या हो रहा है? अफेक्टेड इंजाइम कौन से हैं? फीरोचेलाटेज और एला डिहाइड्रेटेज। अब ये रहा आपका फीरोचेलाटेज, ये वाला, ठीक है। अब फीरोचेलेटेज क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में ये चीज इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। कौन सी है ये? पोरफायरिन। पोरफायरिन आपकी बॉडी में प्रोटोपोरफायरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं लेड पॉइजनिंग। देखो, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन। अब दूसरी चीज क्या है? उन्होंने कहा एला
डिहाइड्रेटेज। अब एला डिहाइड्रेटेज नहीं है तो पीछे हमारे बॉडी में क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, एला जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा कि ये दो जो सबस्ट्रेट हैं ये हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका फीचर क्या है, इसने क्या काज करना है, माइक्रोसिटिक एनीमिया काज करना है, जिसमें क्या आएगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑन द पेरिफेरल स्मीयर, रिंग सिड्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो, जीआईटी और किडनी डिजीजेस में। ठीक है। अब बच्चों में लेड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती है, कैसे? पेन। पेंसिल पेंट खाते पेंसिल हैं, खाते हैं बच्चे। वेरी गुड। पेंसिल खाते पेंसिल हैं, भी। लेड की पेंसिल जो है ना वो मुंह में रख के चबा रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा, मेंटल डिटोरिएशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होगा। जैसे आजकल वो उसका सोलर सिस्टम का जमाना है, तो उसमें क्या है, हमारे पास बैटरीज है और बैटरीज, अम्यूनेशन, हेड, अच्छा ये काज क्या करेगा, हेडिक काज करेगा, मेमोरी लॉस काज करेगा और डीमाइलिनेशन जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। वैसे ये नाम बहुत अच्छा है ना, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। अच्छा, इसमें होता क्या है, पोर्फोबिलिनोजन डी अमाइनेज ये जो है डेफिशिएंट होता है, और ये डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है ये। ठीक है। अच्छा, पोरफायरोबिलिनोजन ये देखो यहाँ पे है, डी अमाइनेज ये वाला, ये वाला। ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में ये कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, पोरफायरोबिलिनोजन और एला जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो गया। अब इसके सिम्टम देखो, सिम्टम को आपने 5 P से याद रखना है। पी से पेनफुल एब्डोमेन होगा, पी से पोर्ट वाइन और या फिर कलर्ड पी। ठीक है। पोली न्यूरोपैथी होगी, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगी और प्रेसिपिटेटेड फैक्टर। ठीक है। प्रेसिपिटेटिव फैक्टर बाय इंक्रीज एला सिंथेस। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है साइट CYP-P450 इंड्यूसर। अब मुझे ये बताओ कि इंड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं और इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर और इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? देखो, ये है हमारे पास P450 इंड्यूसर। कौन से हैं, इसे आपने याद रखना है, क्रैप, जीपीएस। ठीक है। सी से क्या है, कार्बामाजिपिन। आर से रेफेम्पिसिन। ए से है अल्कोहल, पी से फेनिटोइन। जी से क्या है, ग्रेसोफ्लेविन। पी से फिनोबार्बिटोन और एस से क्या है हमारे पास, सल्फोनाइल यूरिया। अच्छा, और मैम ये साथ ग्रुप में में पी शेयर फोर करें। फिफ्टी इनहिबिटर। ठीक है, मैं कर दूंगी। जो इनहिबिटर हैं वो कौन से हैं, उसमें आता है सोडियम वेलपोरेट, आइसोनियाजिड, सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, अल्कोहल, क्लोरमफेनिकोल, एरेथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमिप्राजोल, मेट्रोनाइडाजोल, ग्रेपफ्रूट। अच्छा, ये सारे इनमें से ना कुछ ऐसे हैं जो आपकी सीपीएसपी में आए हुए हैं। ठीक है। अब इसका निमोनिक ना भूलना, sickphysis.com, ये क्या है, ये हमारे पास इनहिबिटर है। P450 इंड्यूसर कौन से हैं, क्रैप, जीपीएस। अब ये जो आपके पेपर में सोडियम वेलप्रेट आया हुआ है, सिमिटिडीन आया हुआ है, कीटोकोनाजोल भी एक जगह पे आया हुआ है। अच्छा, और सल्फोनामाइड्स हैं, और यहाँ से रेफेम्पिसिन है, कार्बामाजिपिन है, फेनिटोइन है, ये आए हुए हैं, तो इन्हें गौर से पढ़ लेना। मैं ये भेज दूंगी आपको ग्रुप में। अच्छा, कहाँ थे हम, हाँ ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे आपने, हेमिन एंड ग्लूकोज देनी है ट्रीटमेंट में, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पोरफायरिया क्यूटीनिया टार्डा। अब इसमें देखो तीन चीजें रेड की हुई हैं, PCT, पोरफायरिया क्यूटीनिया टार्डा। ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, कहाँ पे है ये वाला, यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो है वो इकमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब याद करो वो सीपीएसपी का क्वेश्चन जिसमें यूरोपोरफायरिनोजन 3 भी आता है, 1 भी आता है, कहीं पे आंसर 3 होता है, कहीं पे 1 होता है। जो यूरिन होता है उसमें 1 होता है, और जो 3 होता है उसमें कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी वगैरह लिखी होती है, याद आता है? यस मैम, इस तरह एक हम्म। एमसीक्यूज था कि यूरिन में क्या आता है और डिफिशियंसी किसकी होती है।
हाँ, उसका ना मैंने याद किया हुआ था कि यूरिन के अंदर 1 आता है, ठीक है? और वो बाकी अब मुझे वो पूरा सिनेरियो याद नहीं है, मैंने एक्चुअली बुक खोल के देखा है, लेकिन अब पूरी बुक तो मैं मतलब नहीं वो कर सकती ना एक्सप्लोर, तो वो एक दफा जब आप पढ़ोगे ना एसके सीरीज तो उसमें है, तो वो देख लेना। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास यूरोपोरफायरिन टी कलर्ड यूरिन आता है, ठीक है? टी से याद रखो, टी कलर यूरिन, क्यूटिना टार्डा है, ठीक है? अच्छा, इसमें फाइंडिंग क्या मिलती है? ब्लिस्टरिंग क्यूटेनियस फोटो सेंसिटिविटी, इसी वजह से हमने इस पी को रेड किया था। पी से क्या है हमारे पास? फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है? साथ में क्या होगा? हाइपर पिगमेंटेशन, मोस्ट कॉमन पोरफायरिया है ये, मोस्ट कॉमन पोरफायरिया है। एक्सिबरेटिंग विद द अल्कोहल कंजप्शन, अब अल्कोहल बंदा ज्यादा लेगा तो ये एक्सिबरेट होना शुरू हो जाएगा। काजेज इसमें क्या है? या तो फेमिलियल काज है या फिर हेपेटाइटिस सी है। और ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने? फ्लीबॉटमी करनी है, सन अवॉइडेंस करनी है, और साथ में एंटी मलेरिया जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग कब होगी? जब आप बहुत ज्यादा आयरन की टैबलेट ले लेते हो। बच्चे हैं एक्सीडेंटली आयरन को ना कैंडी समझ के खा लेते हैं, क्योंकि आजकल वो च्यूएबल जो आयरन फॉर्म आई हुई है ना, ठीक है? ये है उसकी एक्यूट फॉर्म में। क्रोनिक में क्या होगी? सीन इन द पेशेंट विद प्राइमरी हेरिडिटरी या फिर सेकेंडरी क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द थैलेसीमिया। अब जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते हो थैलेसीमिया में, तो उसमें होता है। अब यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है? जब आप एक्सेसिव बहुत ज्यादा रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो क्या होता है? हीमोक्रोमाटोसिस होता है। अब यहाँ पे आपने वो 3 एमसीक्यू याद रखने हैं। वो हाइपोकलीमिया वाला जो है कि एक में है एक्सेसिव है, एक में हैवी है बीटी, वो आपकी ना रफी के अंदर गलत दिया हुआ है, और जो डबल ए है उसमें ठीक दिया हुआ है। और डबल ए वाला सीक्वेंस वही है जो आपके एस के सीरीज वाला है ना? ये 3 चीजें जिसमें मैसिव है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और एक और भी था, 3 थे। आ रहा है याद कि नहीं? मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन and massive हाँ, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन था, वो कुछ इस तरह का आपकी ना वो सीवीएस वाले चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? सेल डेथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है? और क्रोनिक में ऐसा कुछ नहीं है, उसका मैकेनिज्म नहीं बताया हुआ। सिम्टम क्या है हमारे पास? एक्यूट में अगर ज्यादा आयरन ले लिए तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, जीआई ब्लीडिंग होगी, रेडियो ओपेक पिल मिलेंगी आपको एक्सरे के ऊपर, ठीक है? और ये प्रोग्रेस करती है टू द एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में, और इससे क्या होगा? जीआई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। अच्छा, क्रोनिक में क्या होगा? आर्थोपैथी, सिरोसिस, कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज मिलाइटस, स्किन पिगमेंटेशन, इसे हम क्या कहते हैं? इस चीज को याद रखना, ब्रोंजे डायबिटीज। ये एक दफा मैंने एक जगह ये नाम पढ़ा था, ब्रोंजे डायबिटीज, ठीक है? और क्या है हमारे पास? हाइपोगोनेडिज्म है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देंगे आप? चिलेटिंग एजेंट देंगे, ठीक है? एक्यूट में क्या दे रहे हैं? चिलेटिंग एजेंट दे रहे हैं, डीफिरॉक्सामिन देंगे। अच्छा देखो, ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं हम? चिलेटिंग एजेंट दे रहे हैं, जैसे डीफिरॉक्सामिन है, डिफिरा जीरोक्स है, और गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं। जबकि अगर क्रोनिक हो गई है तो उसमें क्या करेंगे? फ्लीबॉटमी करेंगे, या फिर और साथ में चिलेटिंग एजेंट देंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आते हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर। ये आप सबको बहुत अच्छे आते हैं, आप आपने कराने हैं। पीटी बताओ, एक्सट्रिंसिक पाथवे को शो कराता है या इंट्रिंसिक को? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। extended को ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं? 12, 11, 9, 10 और बाकी कॉमन पाथवे वाले सारे। हाँ, एक्सट्रिंसिक पाथवे। 1972 1972 1, 2, 5, 7 और 10। ठीक है, 1, 2, 5, 7 और 10, ये मैंने कल तो आपको बताया था। पीटी में क्या है हमारे पास? एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? फैक्टर 7 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका कॉमन पाथवे वाले आ जाएंगे 10 to 1, ठीक है? और 5 भी आपके कॉमन पाथवे में आता है। बस इतना आपने याद रखना है, और ये आपका एमसीक्यू है उसका SK 18 का, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास
इंक्रीज पीटी। पीटी आपने यूं भी देख सकते हो कि टेबल प्ले टेनिस जो है वो कहाँ खेलते हैं, आउटसाइड खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, तो उससे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी याद रख सकते हो। अच्छा, आईएनआर क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। पेशेंट पीटी या फिर कंट्रोल पीटी, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 1 नॉर्मल है, greater than 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रोलॉन्ग है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टेस्ट टू फॉलो द पेशेंट ऑन वारफरिन, तो हम क्या करते हैं, आईएनआर, विच प्रोलॉन्ग आईएनआर। अच्छा मुझे बताओ इसका सीक्वेंस क्या होगा, पीटी इज ग्रेटर देन आईएनआर या आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी। INR is greater than. वेरी गुड, आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, ये इसका सीक्वेंस है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एपीटीटी। एपीटीटी क्योंकि लंबा पाथवे है तो मैंने इंट्रिंसिक पाथवे जब बनाया था तो वो भी लंबा बनाया था। अगर वहां से नहीं याद रहता तो यूं याद रखो कि प्ले टेबल टेनिस इनसाइड, अंदर खेलना है, तो उससे याद रखो कि इंट्रिंसिक पाथवे। अब मुझे जल्दी से बताओ इंट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट हो रहा है, Tissue फैक्टर 12 से 12 12 से। फैक्टर 12 का नाम क्या है, हेजमैन टिश्यू फैक्टर, फैक्टर हेगमैन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर 10 का नाम क्या है, स्टुअर्ट फैक्टर, साउथ फैक्टर, ठीक है। अच्छा और बाकी सारे जो फैक्टर हैं वो बताओ इंट्रिंसिक में। 11 फैक्टर 9 फैक्टर 8 मैम फैक्टर सारे 10। एक्सेप्ट 7 and 8. ठीक है। अच्छा देखो, टीटी मेजर्ड द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब फाइब्रिनोजन क्या था, फैक्टर कौन सा था ये, 2 1 1 फेब्रिन 1 था. फाइब्रिन मेशवर्क कैसे बन रहा था, जब 1 को 1 में कन्वर्ट करते हैं फैक्टर 13 जब आता है तब फाइब्रिन मेशवर्क में क्या चीज रिक्वायर्ड थी हमें, फैक्टर 13। हाँ फैक्टर 13। अच्छा आगे देखो, जी जी, डॉक्टर रोज ये आपने पीटी मतलब आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, वो क्वेश्चन क्या था? वो वारफरीन है ना, कि वारफरीन का जो है हमने चेक करना है फॉलो अप पे, जो पेशेंट आता है ऑन वारफरीन तो हमने कौन सा टेस्ट कराना है, तो वो था आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी। ठीक, ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन था मैंने ऐड किया था, पता नहीं किधर गया। कोगुलेशन डिसऑर्डर कैन बी ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी आर एक्वायर्ड फैक्टर इनहिबिटर, ठीक है। डायग्नोज विद मिक्सिंग स्टडी इन विच नॉर्मल प्लाज्मा इज एडेड टू द पेशेंट प्लाज्मा। अच्छा इसे छोड़ दो। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास है हीमोफीलिया ए बी सी। अब मुझे जल्दी से बताओ ये है क्या क्या, हीमोफीलिया ए ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या फिर एक्स लिंक है, ए बी और सी। X लिंक है. ए और बी एक्स A B वो X. ऑटोसोमल रिसेसिव है, और और जो हीमोफीलिया सी सी है वो है वो डोमिनेंट है। रिसेसिव है। ए और बी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसे आपने याद कैसे रखना है, ए बी एक्स कार से। ए और बी क्या है, एक्स लिंक है, और जो सी है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ए बी एक्स कार। और ये मेरा जो पेपर था उसमें आया हुआ था मेरे ख्याल में, इस बी का या सी का किसी एक का पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा इसमें पीटी को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो एपीटीटी है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों एपीटीटी क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मैम इंट्रिंसिक जो पाथवे है वो इन्वॉल्व है. ठीक है, वेरी गुड। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे कोआगुलेशन डिफेक्ट है जिसमें इंक्रीज हो रहा है आपका एपीटीटी, ठीक है। ए में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 हो रहा है, तो फैक्टर 8 माइनर है कि मेजर है, ये माइनर. माइनर है, वेरी गुड। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया 8 तो उससे याद रखो 8 या वैसे भी याद ही रहेगा अब आपको। नेक्स्ट है हीमोफीलिया बी। बी में क्या होता है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 होती है, और ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। फैक्टर 9 का नाम क्या था, क्रिसमस फैक्टर. क्रिसमस वेरी फैक्टर। गुड। उसके बाद है हीमोफीलिया सी। सी में क्या हो रही है, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हेमरेज होगा इन हीमोफीलिया, हिमोर्थोसिस। अच्छा ये आता है आपके कि वो अंकल की कोई हिस्ट्री वगैरह दी होती है,
ठीक है, और साथ में ये हिमार्थोसिस भी आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है वर्ड। हिमार्थोसिस ब्लीडिंग इन द जॉइंट है, ठीक है, जैसे नी, इजी ब्रूजेबिलिटी होगी, ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा या सर्जरी, या फिर कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है उसके बाद ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, डेस्मोप्रेसिन देना है, फैक्टर 8 कंसंट्रेट देंगे, और एमिसी जुमाब वट जो भी है, अच्छा ये आपने देना है, और फैक्टर 9 कंसंट्रेट और फैक्टर 11 कंसंट्रेट, मतलब जो जो हीमोफीलिया होगा उसके मुताबिक आपने उसका कंसंट्रेट देना है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के डेफिशिएंसी में दोनों फैक्टर पीटीबी एपीटीटीबी दोनों जाएंगे, क्यों? आपको जो लाइन है वो क्योंकि ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 2, 7, 9, 10 को, और वो सारे जो विटामिन है के में मैम इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों में आएंगे। 1972 जाएगा तो मसला करेगा। ठीक है, वार ऑफ 1972 है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, ऐसे याद किया था ना हमने, ठीक है। तो इसमें ना यस दोनों पाथवे इन्वॉल्व है, इसी वजह से पीटी और एपीटीटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जनरल कोगुलेशन डिफेक्ट है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट डिसऑर्डर। प्लेटलेट डिसऑर्डर में क्या होता है, प्लेटलेट है, प्लेटलेट ने क्या करना था, कोगुलेशन करना था, ठीक है। अब क्योंकि प्लेटलेट के अंदर ही डिसऑर्डर है तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम। अच्छा मैंने ना कल आपको वॉन विलिब्रेंड बताया था कि वॉन विलिब्रेंड का काम क्या है, एडिशन कराता है प्लेटलेट की। एडहियन कराता है, और ये ना आपका वो है SK18 में ये क्वेश्चन मैंने आज देखा है कि वो भी था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, तो नीचे एडहियन और बाकी सारे ऑप्शन थे, तो एडहियन को चूज किया हुआ था, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा all platelet disorder have increased bleeding time, mucus bleeding and microhemorrhages जैसे petechiae या फिर epistaxis होगा। platelet count is usually low but may be normal in qualitative disorder। अच्छा इसमें सबसे पहले आपको बर्नार्ड सोलियर का बताया हुआ है, ठीक है। बर्नार्ड सोलियर में क्या होता है, हमारे पास ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट जो है या तो नॉर्मल रहेगा या कम होगा। अब ये है क्या, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम के अंदर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडहियन नहीं होती, क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगी GP1B प्रोटीन, उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट टू वोन विली ब्रांड फैक्टर एडहियन। अब कैसे पता चला, देखो जो हमारी प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। फर्स्ट करो ये है हमारा प्लेटलेट, ठीक है। इस प्लेटलेट के ऊपर एक ये यहाँ पे रिसेप्टर पड़ा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, GP1B कह रहे हैं, ठीक है। अगर अब ये रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो हमारे प्लेटलेट हैं वो वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ एडहियर नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से ये बर्नार्ड सोलियर होता है। लैब्स में क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे ये रिसेप्टर ही नहीं है, तो प्लेटलेट एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, बिग प्लेटलेट, प्लेटलेट का डिफेक्ट है, ये प्लेटलेट के रिसेप्टर का डिफेक्ट है जो बर्नार्ड सोलियर है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट काउंट को कुछ नहीं होता, काउंट नॉर्मल होती है, लेकिन क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हुआ होता है। और ये डिसऑर्डर कौन सा है, ये है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट, ठीक है। इन एग्रीगेशन में मसला है, क्या होगा, डिक्रीज GP2B3A, डिक्रीज इंटेग्रिन अल्फा 3B3, ठीक है। ये जो है ना इन चीजों में डिफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। ये भी, ये जो प्रोटीन है ये भी कहाँ पे होगी, हमारे जो प्लेटलेट है उसके ऊपर। प्लेटलेट काउंट वैसे नॉर्मल होगा, लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये नहीं होगा, जिसने प्लेटलेट को प्लेटलेट के साथ एडहियर करना है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट का प्लग जो है ना वो डिफेक्टिव होगा। अब आपने क्या करना है, लैब में लैब स्मीयर जो कराओगे उसमें ब्लड स्मीयर शो नो प्लेटलेट क्लम्पिंग, फुटकियां नहीं बनेगी, प्लेटलेट की क्लम्पिंग नहीं होगी। प्लेटलेट होंगे भी नॉर्मल तादाद में, लेकिन क्या है, उन प्लेटलेट के ऊपर आपस में मतलब वो लड़ाई कर लेते हैं, प्लेटलेट आप अपने ही ग्रुप के साथ लड़ाई कर लेते हैं, रिसेप्टर नहीं होता एक दूसरे के घर में इन्हें बुलाने का, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसमें क्या होता है, ITP,
इसमें हमारे पास प्लेटलेट काउंट ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे होगा प्लेटलेट काउंट कम? कि डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है प्लेटलेट की इन द स्प्लीन। ठीक है, क्यों डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है? क्योंकि इसमें हमारे पास एंटी G2B/3 है, वो जो प्रोटीन किसमें काम थी? ग्लैंड्समैन में, वही प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, किसमें? ITP में। इसी वजह से क्या होगा, जब ये डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी प्लेटलेट की, तो क्या होगा, हमारे पास स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोस करना शुरू हो जाएंगे प्लेटलेट को। ठीक है, या फिर ये क्या है, इडियोपैथिक या सेकेंडरी टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे हमारे पास SLE हो गया, कोई वायरल इलनेस होगी जिसमें HIV, हेपेटाइटिस C वायरस, या फिर मेलिग्नेंसी जैसे CLL, या फिर ड्रग रिएक्शन होता है। अच्छा, मुझे अब बताओ, इसमें कौन टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ITP में? पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। अच्छा, लैब टेस्ट, लैब में देखो आपने क्या कराना है, इसमें आपका मेगा कैरियोसाइट इंक्रीज हुआ होगा ऑन बोन मैरो बायोप्सी। प्लेटलेट काउंट कम होंगे, क्योंकि डिफेक्ट ही किसके खिलाफ है? वो प्लेटलेट का जो रिसेप्टर था उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही थी। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैम उसकी लैब्स करवा रही थी ना आप ITP की। अच्छा अच्छा, ITP की लैब्स करवा रही थी मैं। ठीक है, देखो लैब्स में क्या मिलेगा हमें? इंक्रीज मिलेगा मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, ऑन बोन मैरो बायोप्सी, जब आपने बायोप्सी कराई तो इंक्रीज मिलेगा मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट काउंट आपको कम मिलेगी। ट्रीटमेंट में क्या देना है आपने? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, IV इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, और साथ में क्या देना है? TPO रिसेप्टर एगोनिस्ट देना है। ठीक है, और क्या कर सकते हो? स्प्लीनेक्टमी कर सकते हो अगर रिफ्रैक्टरी बार बार आपको ITP हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे वो सुने थे कि नहीं सुने थे? 2 क्वेश्चन आते हैं आपके CPSP में ना, एक दिया होता है कि एक बंदा है ITP के साथ, वो लॉन्ग टाइम जो है ना इसके साथ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि फर्दर आप उसे क्या दे सकते हो? तो IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो। एक फिर SK पिंक का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, 6 माह की या 7 माह की प्रेगनेंसी होती है उसे। ठीक है, तो उसे ITP होता है और लॉन्ग टाइम वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट पे होती है, तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछ रहे थे
कि आईवी अमीनोग्लोबुलिन देंगे या फिर स्प्लीनेक्टमी देंगे, तो हमने करेंगे तो आईवी अमीनोग्लोबुलिन देनी होती है, क्योंकि 6-7 माह की प्रेगनेंसी में हम स्प्लीनेक्टमी तो नहीं कर सकते ना। ये 2 क्वेश्चन आए हुए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास यूरिक प्लेटलेट डिसफंक्शन। इसमें क्या होगा, अब देखो प्लेटलेट डिसफंक्शन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेटलेट है नहीं, प्लेटलेट है लेकिन डिसफंक्शन है, तो इसका मतलब प्लेटलेट काउंट आपकी नॉर्मल होगी, डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा, बीटी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे रीनल फेलियर का पेशेंट है, यूरेमिक टॉक्सिन accumulate and interfere with the platelet adhesion। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा डीआईसी है, ठीक है, ये रिजेंबल करते हैं विद द डीआईसी बट डू नॉट एग्जिबिट लैब फाइंडिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ कोआगुलोपैथी, जैसे इंक्रीज पीटी, एपीटीटी, डिक्रीज फाइब्रिनोजन एज इटियोलॉजी डू नॉट इन्वॉल्व द वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग ऑफ द फैक्टर एक्टिवेशन। इसे छोड़ो, नीचे देखो, थ्रोम्बोटिक टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, और दूसरा क्या बताया हुआ है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम बताया हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पेपर में आए हैं। अब देखो जो टीटीपी होता है वो मोस्ट कॉमन है, टिपिकली फीमेल को इन्वॉल्व करती है, टीटीपी टिपिकली फीमेल को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी में इनहिबिशन और डेफिशिएंसी ऑफ, किस चीज की डेफिशिएंसी होगी, एडम TS13 की। ये क्या है एडम TS13, वोन विली ब्रांड मिटेलो प्रोटीएज है, ठीक है। अब अगर या तो इसकी इनहिबिशन हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ वोन विली ब्रांड मल्टीमर। अब क्योंकि वोन विली ब्रांड की डिग्रेडेशन नहीं हो रही, तो क्या होगा, इंक्रीज लार्ज वोन विली ब्रांड मल्टीमर, और इंक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट एडहिजन एंड एग्रीगेशन। मतलब कहने का ये है, बाकी सारा छोड़ो, एडम TS13 या तो ये डेफिशिएंट है या ये इनहिबिटेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी वोन विली ब्रांड है वो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट को बाइंड करना शुरू कर देती है, जितना ज्यादा प्लेटलेट बाइंड करेगी उतना ज्यादा प्लग फॉर्मेशन होगी, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होगी। बस इतना याद रखना है, सिर्फ आपको ये एडम वाला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रेजेंटेशन में ट्राइएड मिलता है, ट्राइएड क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें डिक्रीज होगा प्लेटलेट, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया मिलेगा, ठीक है, और एक्यूट किडनी इंजरी मिलेगी। ये इसका ट्राइएड है टीटीपी का। चलो रिवाइज करो, टीटीपी का ट्राइएड कौन सा है बच्चों, टीटीपी का ट्राइएड कौन सा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, प्लेटलेट कम होंगे इसके अंदर, और हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें एचबी कम होगा, एलडीएस ज्यादा, और एक्यूट किडनी इंजरी होगी जिसमें कैल्शियम बस इसे जिसमें मैट क्रेटिनिन से ज्यादा आपने होगा। याद रखना है, मैट से याद रखना है। टी से क्या हुआ हमारे पास, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अच्छा ए से क्या हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी, एम से क्या हुआ, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। अब इस माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया में एनीमिया खुद ही बता रहा है कि एच भी कम है, शिस्टोसाइट्स हैं, इंक्रीज एलडीएच है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम क्या है, ट्राइएड होगा प्लस फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। जो आईटीपी है उसमें ये ट्राइएड होगा लेकिन उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है, या सॉरी आईटीपी कह रही हूँ, हिमोलिटिक यूरिमिया में। जो हमारे पास टीटीपी है उसमें क्या आ रहा है, ट्राइएड प्लस फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अच्छा इसकी लैब में क्या आ रहा है, नॉर्मल होगा पीटी, एपीटीटी, ठीक है, और ये नॉर्मल पीटी और एपीटीटी डिस्टिंग्विश करता है टीटीपी को हस से। अच्छा ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, प्लाज्मा एक्सचेंज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रिटोक्सीमाब देना है। अब हस क्या होता है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब वो जो हमारा टीटीपी था उसने क्या किया, फीमेल को इन्वॉल्व किया। हिमोलिटिक यूरिनरी सिंड्रोम ने क्या किया, यूरेमिक सिंड्रोम ने टिपिकली चिल्ड्रन बच्चों को इन्वॉल्व किया, ठीक है। और इसमें प्रीडोमिनेंटली ये किसकी वजह से होता है, शीगा टॉक्सिन की वजह से होता है, ठीक है। शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई इन्फेक्शन। सीरोटाइप इसकी कौन सी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन किया हुआ है, शीगा टॉक्सिन का भी पूछा हुआ है, ये कौन सा होता है, ई कोलाई का कौन सा टॉक्सिन है जो हस को काज करता है, ठीक है, वो ये है हमारे पास स्ट्रेन
O5787 O15787 which cause profound endothelial dysfunction। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिनेरियो में बच्चा दिया होता है और साथ में बताया होता है कि ब्लडी डायरिया के साथ है, और ये इन ट्राइएड में से कोई ना कोई सिम्टम दे देते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या करना है, आप इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। अच्छा चलो बच्चों बताओ, आईटीपी में क्या हो रहा था? उसमें डिफिशियंसी और इनहिबिशन होती है एडम की, जो कि है वॉल मेम्ब्रेन फैक्टर मेटेलोप्रोटीएज। इसका काम ये होता है कि जब वो वॉन वेल्ब्रेन जो बनता है ना, उसको डिग्रेड करता है। जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो वो डिग्रेड नहीं होता, प्लेटलेट प्लग बनते जाते हैं जो डॉक्टर लंबाई काशिफ, कॉज कर। बात सुने, बात तो सुने, मैंने क्या पूछा है? आईटीपी। आईटीपी, और डॉक्टर काशिफ मुझे आईटीपी क्या की बता चीज। रहे हैं? अच्छा मैम, आईटीपी में जो है ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट 2B3 के, ठीक है मैम। ठीक और है, उसमें जो है मैम यही होता है, बस प्लेटलेट प्लग बनते हैं उसमें। ठीक है, बस इसकी जो फाइंडिंग्स है ना वो आपने नहीं बोलनी। प्लेटलेट काउंट कम हुआ हुआ है और ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हुआ हुआ है, जबकि आपके टीटीपी में क्या हुआ हुआ है? टीटीपी का ट्राइएड बता दो मुझे। एक्चुअली इट इज नॉट थ्रोम्बोसिटोपेनिया ट्राइएड, है ये पेंटार्ड हो गया। ट्राइएड ये, हाँ, और और हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, साथ में जो है डॉक्टर एक्यूट काशिफ रीनल ये सामने फेलियर मैंने जिसमें मैट क्रिएटिन। इसका नमोनिक भी लिखा हुआ है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, पता नहीं आज क्या हुआ हुआ है आपको। पढ़िए, फिर पढ़िए। आप ही बता दें मैम, रोजा खत्म होने वाला है ना मैम, बस एनर्जी डाउन है। इसी लो हो गई है, पता है आप लोग नहीं ना बोलते तो फिर मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता। अच्छा, मैथ में क्या है हमारे पास? मैम जब बोलते हैं एमसी गलत हो माइक्रो, जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी 10 दफा गलतियां करो, पेपर में ना करना, बस अभी जितनी करनी है करो। एम से क्या है? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ए से क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी। और टी से हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, मैम ये मैंने भी तीन तो चीजें यही हो कहा गई। था। मुझे पता है आपने यही कहा था, आप ना कंफ्यूज हो रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मैं कहां से पढ़ूं, इसीलिए मैंने कहा है। चलिए समझ ठीक आई? है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वोन विली ब्रांड डिजीज। तो मैंने कहा था जो ब्रांड है उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, दो चीजें, कौन सी दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? एक एपीटीटी और दूसरा बीटी, ये दोनों इंक्रीज होंगे क्योंकि ये ब्रांड है, मेजर है, तो मेजर में हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर खाली बीटी हुआ तो क्या होगा? आईटीपी। खाली एपीटीटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? एपिट हेमोफीलिया। ठीक है। अच्छा, अब वोन विली ब्रांड में देखो क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे कोआगुलेशन डिफेक्ट है ये, डिक्रीज वोन विली ब्रांड फैक्टर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा एपीटीटी, वोन विली ब्रांड कैरियर या प्रोटेक्ट फैक्टर 8। ठीक है। अच्छा, डिफेक्ट इन द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब मैंने क्या कहा था कि वोन विली ब्रांड का क्या काम है? इसने एडहियन करनी है प्लेटलेट्स की। अब क्योंकि ये फैक्टर, ये गम ही नहीं है उनके पास गम जब नहीं है तो क्या होगा? प्लग नहीं बनेगा। डिक्रीज वोन विली ब्रांड फैक्टर, डिफेक्ट इन प्लेटलेट टू वोन विली ब्रांड एडहियन। ये चीज बस इतना याद रखो। ये है क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, माइल्ड बट मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और ये आपका एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है? तो वो क्या है बताओ? मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन वेली ब्रांड। यही वाला है। वोन विली ब्रांड। ठीक है। अच्छा, कॉमनली प्रेजेंट विद, किसके साथ प्रेजेंट करेगा? मेनोरेजिया और एपिस्टेक्सिस। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? डेस्मोप्रेसिन देना है, जो कि रिलीज करता है वोन विली ब्रांड फैक्टर। और ये वोन विली ब्रांड फैक्टर किस में होता है? एंडोथीलियम में होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास डीआईसी, हमारा फेवरेट। प्लेटलेट काउंट कम, बीटी इंक्रीज, पीटी इंक्रीज, एपीटीटी इंक्रीज। ठीक है। और मोस्ट करेक्टरिस्टिकली इसकी लैब फाइंडिंग में हमें क्या मिलता है?
डी डायमर। वेरी गुड, डी डैमर। ठीक है, अच्छा ये वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन इसमें हो जाती है। ठीक है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो एक्टिवेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिक स्टेट आती है विद एक्सेसिव क्लॉटिंग फैक्टर कंजम्पशन। इंक्रीज हो जाएगी थ्रोम्बोसिस, हेमरेज इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड ऊज करेगा फ्रॉम द पंक्चर साइट, जहां जहां पे भी पंक्चर हुआ हुआ है हर जगह से ब्लड ऊज करना शुरू कर देता है। ठीक है, मे बी एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग, वैसे डीआईसी के पेशेंट मैंने बचते हुए नहीं देखे, लाइफ थ्रेटनिंग आर क्रोनिक if clotting factor production can compensate for the consumption। ठीक है, अच्छा इसमें काजेस क्या है, काजेस इसमें स्टॉप मेकिंग न्यू थ्रोम्बाई इसकी काजेस है। एस से क्या है, स्ट्रोक, स्नेक बाइट, सेप्सिस। ठीक है, टी से क्या है, ट्रॉमा, ओ से ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, मेनली जो पेशेंट आते हैं ना इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, ओ से सॉरी पी से क्या है हमारे पास, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेज्ड होती है, किसमें में? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेज होगी, आईजीए मैडम, आईजीएम। आईजीए नहीं आईजीएम। नहीं, वो तो प्राइमरी इन्फेक्शन में होती है, मैं तो सेकेंडरी की बात कर रही हूँ। आईजीजी। वेरी गुड, हाइड्रोक्सिटालिस में कौन सी होती है, आईजीजी। गुड बच्चों, पीछे से नहीं भूलना। मेलिग्नेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्रांसफियन, ये सारा कुछ क्या काज कर रहा है, डीआईसी काज करता है। ठीक है, अच्छा लैब में क्या मिलेगा, शिस्टोसाइट्स मिलेंगे, इंक्रीज फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जिसे हम डी डाइमर कह रहे हैं, डिक्रीज फाइब्रिनोजन और डिक्रीज फैक्टर 5 और फैक्टर 8। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटरी थ्रोम्बो फिलस। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन हाइपर कोगुलेबल स्टेट, इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप थ्रोम्बोसिस है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास डिजीजेस, एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, उसमें क्या हो रहा है, has no direct effect on PT, APTT or thrombin time but diminish, क्या होगा, increase in APTT following standard heparin dosing। ठीक है, कैन आल्सो बी एक्वायर्ड, तो ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, रीनल फेलियर भी इसकी काज हो सकती है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसकी काज हो सकती है। इसमें होता क्या है, एंटी थ्रोम्बिन लॉस होना शुरू हो जाता है इन द यूरिन। अब मुझे बताओ एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो कौन सा फैक्टर था, 8। एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर 8 था, किधर गया, टू है, देखो जरा, देखता हूँ मैं। थ्री है। फैक्टर 3 तो है हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा था, फैक्टर 13। 13 फाइब्रिन, हाँ स्टेबलाइजिंग फैक्टर था। तो एंटीथ्रोमिन 3 कौन सा था, देखो यार ये देखो बताओ मुझे भी, भूल गई। 8 होगा ना मैम? 8। 8 8 8 ये हो गया 5 7 8, 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। चलो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, अच्छा कहाँ थे हम, हाँ अब एंटीथ्रोमिन जो है ना वो लॉस होना शुरू हो गई है इन द यूरिन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इनिबिशन ऑफ फैक्टर 2A और 10A। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फैक्टर 5 लेडिन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके सीपीएसपी का, फैक्टर 5 लेडिन। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट फैक्टर 5, याद रखना इसमें क्या होता है, म्यूटेंट फैक्टर 5 है। ठीक है, ग्वानिन की जगह क्या आ जाता है, एडिनिन, डीएनए पॉइंट म्यूटेशन, ग्वानिन की जगह एडिनिन आ जाती है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफा ये आएगा। अच्छा
ARG506 GIN म्यूटेशन, ये बेशक ना याद रखो, दैट इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा? डीवीटी आएगा, सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस आएगा, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी। उसमें क्या आएगा? डिक्रीज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट फैक्टर 5A और 8A। इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ वारफरिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस। टुगेदर प्रोटीन सी क्या करती है? कैंसल। एंड प्रोटीन एस क्या करती है? एस से स्टॉप कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन स्टॉप हो जाएगी। प्रोथ्रोम्बिन, अच्छा ये नहीं आता म्यूटेशन वाला। आगे देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। पहले कंपोनेंट कौन से है? पैक्ड आरबीसी। पैक्ड आरबीसी, इसके डोजेज और इफेक्ट देखो। इंक्रीज करता है ये एचबी को एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है आपकी इंक्रीज होगी और हिमेटोक्रेट लेवल भी इंक्रीज करता है। क्लिनिकल यूज इसके क्या है कि आप एक्यूट ब्लड लॉस और स्फीयर एनीमिया में दे रहे होते हो। नेक्स्ट है प्लेटलेट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। अच्छा, हम प्लेटलेट किस में देते हैं? पैक सेल किस में लगा रहे होते हैं हम? कॉमन सी एक डिजीज है जिसमें हम पैक सेल लगा रहे होते हैं। ब्लड लॉस। डिजीज बताओ ना, डिजीज कॉमनली एक मुझे डिजीज पता, है। थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया में पैक सेल लगाते हैं। ये कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें हर जगह से खून आ रहा होता है और बहुत कॉमन थी? अलहदा से हमने वार्ड अलॉट किए हैं इस डिजीज के लिए। डेंगू फीवर। वेरी गुड, डेंगू हेमरेजिक फीवर, उसमें हम लगाते नहीं है, पैक सेल लगा रहे होते हैं, प्लेटलेट उसमें कम हुए हुए होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? क्लिनिकल यूज क्या है? स्टॉप सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स इसमें क्या हो रहा होता है? इंक्रीज कोगुलेशन फैक्टर लेवल, एफएफपी कंटेन ऑल कोगुलेटिंग फैक्टर। इसे हम किस में देते हैं? सिरोसिस में। और इमीडिएट एंटी कोगुलेशन रिवर्सल है ये। एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इमीडिएट एंटी कोगुलेशन रिवर्सल। अब ये वो जो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि इमीडिएट वाला कौन सा है और लॉन्ग टर्म हमने कौन सा देना है, वो विटामिन के साथ जो पढ़े थे, ये वही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है आपका सीपीएसपी में। क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है, फैक्टर 8 होता है और फैक्टर 13 है, वोन विलिब्रेंड है और फाइब्रोनेक्टिन है। लेकिन जो हमारा सीपीएसपी को फेवरेट है वो ये है, फैक्टर 8 क्रायो प्रेसिपिटेट के साथ जो आता है। अच्छा, कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी इन्वॉल्विंग फाइब्रिनोजन और फैक्टर 8 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ने क्या करना होता है? इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। और क्लिनिकल यूज क्या है? पोस्ट पैरासेंटेसिस और थेराप्यूटिक प्लाज्माफोरोसिस हम ये दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो ट्राली वाला एमसीक्यू है ना, ये भी आपका आया हुआ है, ये वाला कितना टाइम के बाद ये होती है? इसका ना 6 और ड्यूरेशन पूछा है, 6 इसका और ड्यूरेशन पूछा जी। हुआ है आपके 18 में। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिस्क इंक्लूड इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, लो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा ऐसा क्या चीज, कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा होती है ट्रांसफ्यूजन में के रिस्क में? हेपेटाइटिस बी। हेप बी, बी। ठीक है। और हाँ जी, वेरी गुड, हेप बी होता है। और ये देखो, सिट्रेट क्या है? चिलेटर है ना मैडम? कैल्शियम चिलेटर। ये कल मैंने आपको बताया था, सिट्रेट इज अ कैल्शियम चिलेटर। ठीक है। अच्छा, हाइपरकैलेमिया आरबीसी में लाइज्ड इन द बस यही तक ही है आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो है ना, ये हमारी ना रफी में नहीं लिखा हुआ, तो इसे यहाँ से अच्छे से कर लेना। ये GQ प्रोटीन वाले जो है ना, इसका छोटे से हेडिंग बना के रफी में लिख लो। बाकी सारी चीजें आपकी रफी में बहुत अच्छी दी हैं।